नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। इस वक्त दुनिया की सियासत, जंग और कूटनीति तीनों एक साथ उबाल पर हैं। आज की बड़ी खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमास को खोला अल्टीमेटम, गाजा सीज फायर पर 2 टूक, हथियार नहीं डाले तो हेल टू पे। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खड़े होकर यह साफ कर दिया कि अमेरिका कूटनीति की बात भी करेगा और ज़रूरत पड़ी तो V2 स्टेल्थ बॉम्बर की ताकत भी दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल होती दिख रही है। अर्जेंटीना ने खुलकर कहा, अब वक्त आ गया है कि भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता मिले। इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नहीं रही खालिदा जिया, बांग्लादेश ने खोई पहली महिला प्रधानमंत्री, जो 2 बार प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया। ड्रग तस्करी के नाम पर घातक कार्रवाई, प्रशांत महासागर में अमेरिकी हमला, 2 की मौत। पुतिन के घर पर 91 ड्रोन, रूस का आरोप, यूक्रेन बोला झूठ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर आग, हिंदू घरों को जलाया, दरवाजे बंद कर जान लेने की कोशिश। पाकिस्तान की दोहरी जुबान बेनकाब कल जरदारी का दावा, आज डार का कबूलनामा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर हमास ने अपने हथियार नहीं डाले तो उसके लिए हेल टू पे यानी भारी अंजाम भुगतने होंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी हुई तो पीछे भी नहीं हटेंगे। यह बयान ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खड़े होकर दिया। उन्होंने साफ कहा कि गाजा सीज फायर के दूसरे चरण को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच कोई मतभेद नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा, इजराइल जो कर रहा है उससे मुझे कोई चिंता नहीं है। उन्होंने समझौते का 100% पालन किया है। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सीज फायर के बाद इजरायली हमलों में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें अधिकांश आम नागरिक हैं। वहीं फिलिस्तीनी लड़ाकों की कार्रवाई में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका एक तरफ कूटनीति की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमास पर सख्त सैन्य दबाव बनाए रखने के मूड में है। ट्रंप ने कहा, उन्हें आशंका है कि जून में किए गए बड़े अमेरिकी हमले के बाद ईरान अपने हथियार कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की सोच रहा है। उन्होंने बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैं ऐसी खबरें पढ़ रहा हूं, वे फिर से हथियार और दूसरी सैन्य क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो वो उन ठिकानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिन्हें हमने पूरी तरह नष्ट कर दिया था, बल्कि किसी दूसरी जगह से यह काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें पूरी जानकारी है कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हम V2 बॉम्बर पर ईंधन खर्च नहीं करना चाहते। इसमें दोनों ओर से मिलाकर करीब 37 घंटे की उड़ान होती है और मैं इस तरह के ईंधन की बर्बादी नहीं चाहता। भारत को एक और बड़ा कूटनीतिक समर्थन मिला है। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी की है और उसका खुलकर समर्थन किया है। भारत को UNSC की स्थायी मान्यता मिले, इसके लिए अर्जेंटीना का खुला समर्थन मिल रहा है। राजदूत काउसिनो ने कहा कि भारत ने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और भारत की वैश्विक हैसियत, जनसंख्या और शांति अभियानों में योगदान को देखते हुए UNSC में स्थायी सीट पूरी तरह जायज है। अर्जेंटीना का फॉकलैंड विवाद पर भी बयान है। उन्होंने ब्रिटेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मालविनास आइसलैंड अर्जेंटीना को 1816 में स्पेन से आज़ादी के बाद मिले थे। 1833 में ब्रिटेन ने इन द्वीपों पर अवैध कब्जा कर लिया था। यह बयान भारत अर्जेंटीना रिश्तों को नई मजबूती देने के साथ साथ UNSC सुधार की बहस को और तेज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश की राजनीति की दिग्गज नेता और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे बांग्लादेश में शोक की लहर दौड़ गई है। वरिष्ठ वकील अंजुम नारा, बेगम मुन्नी
और बीएनपी नेता अबू नासिर रहमतुल्लाह ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि खालिदा जिया सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक राजनीति की मजबूत आवाज थी। खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख नेता थीं। उन्होंने लंबे समय तक शेख हसीना के साथ देश की राजनीति को दिशा दी थी। उनके निधन को बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास के एक युग समाप्त होने जैसा माना जा रहा है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में एक नाव पर हमला किया, जिस पर ड्रग तस्करी करने का शक था। इस हमले में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका के साउदर्न कमांड ने इसकी जानकारी दी है। सेना के मुताबिक यह हमला इंटरनेशनल समुद्री सीमा में तय किया गया। इसमें किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी साउदर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह कार्रवाई रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के आदेश पर की गई। सेना का कहना है जिस नाव को निशाना बनाया गया वह प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी हुई थी और ड्रग तस्करी से इस्तेमाल हो रही थी। अमेरिका ने इस हमले को ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर का हिस्सा बताया, जिसका मकसद है समुद्र के रास्ते होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत अब तक ड्रग तस्करी से जुड़ी नावों पर किए गए हमलों में 107 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने इन लोगों को गैर कानूनी लड़ाके बताया और कहा एक सीक्रेट कानूनी फैसले के तहत वह बिना अदालत की इजाजत लिए ऐसे हमले कर सकते हैं। इसी वजह से इन कार्रवाइयों पर सवाल उठ रहे हैं। इन हमलों को लेकर अमेरिकी संसद के कुछ सदस्य और मानवाधिकार संगठन चिंता जता रहा है। उनका कहना है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को मारना गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले 22 दिसंबर को भी अमेरिका ने इसी इलाके में एक छोटी नाव पर हमला किया था, जिस पर ड्रग तस्करी का आरोप था। अमेरिका की सेना ने सोमवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में एक नाव पर हमला किया, जिस पर ड्रग तस्करी करने का शक था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की साउदर्न कमांड ने इसकी जानकारी दी है। सेना के मुताबिक यह हमला इंटरनेशनल समुद्री सीमा में किया गया और इसमें किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी साउदर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया यह कार्रवाई रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के आदेश पर की गई। सेना का कहना है जिस नाव को निशाना बना गया वह प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी हुई थी और ड्रग तस्करी से इस्तेमाल हो रही थी। इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए मानवाधिकार ने आरोप लगाया है और मांग की है कि इसकी पूर्ण तरीके से जांच की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। रूस ने सोमवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन ने नोवागोराडो में राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया गया। लावरोव ने चेतावनी दी है कि हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस हमले को आतंकवाद करार दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस आरोप को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि रूस पर हमला करने का बहाना खोज रहा है। उसका मकसद है कीव में सरकारी इमारतों पर हमला करना। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि हमले के वक्त पुतिन स्थित घर पर थे या नहीं। रूस की तरफ से फिलहाल हमले का कोई वीडियो भी रिलीज नहीं किया गया है। जेलेंस्की बोले, हम पर हमले के लिए कहानी बनाई जा रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के घर पर हमले की कहानी सिर्फ कीव पर हमला करने और उन्हें सही ठहराने के लिए बनाई गई है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, रूस खुद युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने से इनकार कर रहा है, जबकि यूक्रेन हमेशा कूटनीतिक रास्ते पर कायम है। उन्होंने कहा, हम दुनिया को चुप नहीं रहने देंगे और रूस को स्थायी शांति के प्रयासों को कमजोर करने की परमिशन नहीं देंगे। उन्होंने यूक्रेन ने यह भी कहा, रूस ने पहले भी बहाना बनाकर कीव और मंत्री परिषद की इमारतों को निशाना बनाया है। उधर रूसी मंत्री बोले, पलटवार का वक्त और टारगेट तय है।
रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि पुतिन के सरकारी आवास पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर पलटवार के लिए समय और लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने कहा कि रूस अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उसाकोव के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के हमले की जानकारी ट्रंप को सोमवार को दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप इस खबर से शॉक्ड हो गए। हमले की खबर इस दौरान आई है जब रविवार को ही जेलेंस्की और ट्रंप ने फ्लोरिडा में जंग खत्म करने को लेकर 3 घंटे लंबी बैठक की। जेलेंस्की बोले, अमेरिका ने 15 साल की सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव दिया। जेलेंस्की ने सोमवार को बताया कि अमेरिका ने शांति योजना के तहत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि जेलेंस्की का कहना है, रूस को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए अमेरिका की 50 साल तक की गारंटी मजबूत संदेश देगी। जेलेंस्की ने बताया, यूक्रेन और रूस शांति चाहते हैं, शांति समझौते के अब तक सबसे करीब है, लेकिन बातचीत अभी भी कई अहम मुद्दों पर अटकी हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक वार्ता में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि इस इलाके में किसकी सेना पीछे हटेगी और रूस के कब्जे वाले परमाणु संयंत्र का भविष्य क्या होगा। यह दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। जेलेंस्की ने कहा, सुरक्षा गारंटी के बिना यह युद्ध हकीकत में खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने बताया, प्रस्तावित गारंटी में शांति समझौते की निगरानी और साझेदार देशों की मौजूदगी जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि रूस पहले ही साफ कह चुका है कि वह यूक्रेन में नाटो देशों की सेना की तैनाती स्वीकार नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में हिंदू परिवार को कम से कम 5 घरों में आग लगाने की घटना सामने आई है। यह घटना शनिवार 27 दिसंबर को फिरोजपुर जिले के दमृता ताला गांव की बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों के मुताबिक आग लगने के वक्त वे घर के अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि दरवाजे बाहर से पूरी तरह से बंद थे। कुल 8 लोग टीन और बांस की बाड़ काटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके घर, सामान और पालतू जानवर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। परिवार के सदस्यों के मुताबिक आग लगने के वक्त वे घर के अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। कुल 8 लोग टीन और बांस की बाड़ काटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। स्थानीय पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सटीक वजहों का पता नहीं चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमलावरों ने एक कमरे में कपड़े भरकर आग लगा दी, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लोग आग को बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। 6 महीने में अल्पसंख्यकों पर हमले की 71 घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ ईश निंदा यानी धर्म का अपमान करने के आरोपों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जून से दिसंबर 2025 के बीच ऐसे कम से कम 71 मामले दर्ज हुए हैं। यह जानकारी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स ने दी है। उनका मानना है कि मानवाधिकार इसकी जांच कर रहा है। इस बार फिर पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के नूर खान बेस को नुकसान पहुंचा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा कर डाला, जिसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मोहर लगा दी है। डार ने स्वीकार किया कि मई 2025 में भारत द्वारा छोड़े गए 80 ड्रोनों में से काफी को रोकने के बावजूद ड्रोन हमले से रावलपिंडी के चकलाला इलाके में स्थित महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस को नुकसान हुआ था। पाकिस्तान ने माना कि भारत के इस हमले से उसके सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा और वहां तैनात जवानों को चोटें भी आईं। पाकिस्तान ने भारत के हमले को बताया गलत। डार ने कहा कि भारत का यह हमला उसकी गलती था। डार का यह बयान पाकिस्तान की 8 महीने पुरानी इनकार की नीति का अंत है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई 2025 की सुबह हुई थी, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष पर्यटकों का बदला लिया।
इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर POK में 9 प्रमुख आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। भारत के हमले में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस हमले में 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों में संघर्ष बढ़ गया। फिर 9-10 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया, जिनमें नूर खान, सरखोता का PPF बेस, मुसफ, भोलारी और जैकोबाद का शहबाज बेस प्रमुख थे। सैटेलाइट इमेजरी 13 मई 2025 में इन बेसों पर भारी क्षति की पुष्टि थी, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी साख बचाने के इरादे से इनकार करता रहा था। मगर अब डार के कबूलनामे ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मोहर लगा दी है। डार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर नूर खान बेस पर हमले और नुकसान को स्वीकार किया है। उनका यह कबूलनामा ब्रह्मोस या स्कैल्प मिसाइलों के उपयोग की संभावना को और मजबूत करता है। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने डार के सीमित नुकसान वाले बयान को झूठा बताया। ढिल्लों ने पाकिस्तानी मीडिया का हवाला देते हुए, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर 138 जवानों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिए गए, जो वास्तविक हताहतों की संख्या 400 से 500 होने का संकेत देता है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीडियो में नूर खान बेस आग की लपटों में घिरा दिख रहा था। यह कबूलनामा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी भरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सलाहकार राना सनाउल्लाह ने भी शुरुआत में इनकार के बाद भारत के हमले से हुए नुकसान को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया था। PM शहबाज ने एक संबोधन में कहा था, 9-10 मई की रात जब वह स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, तभी मुनीर ने फोन करके बताया कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान बेस पर हमला कर दिया है। इनमें से कई मिसाइलें दूसरे एयरबेस पर गिरी थीं। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने साबित किया। लिहाजा आरंभ में पाकिस्तान की ना की अब हाँ में बदल गई, जो भारतीय सेना की सटीक और निर्णायक कार्रवाई की जीत है। यह घटना दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए भारत की मजबूत स्थिति को रेखांकित करती है। अब लौटते हैं कल के बयान पर, जब जरदारी ने कहा पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज के तथ्य क्या कहते हैं? भारत की ओर से किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं। पाकिस्तान खुद नूर खान बेस का नुकसान मान चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही ब्रह्मोस हमले का जिक्र कर चुके हैं, यानी जरदारी का बयान तथ्यों से नहीं था, हताशा से पैदा हुआ झूठ साबित हो गया। ऑपरेशन सिंधु ने यह साफ कर दिया कि भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर है। भारत की सैन्य कार्रवाई सटीक, सीमित और निर्णायक है और पाकिस्तान का झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। आज पाकिस्तान की ना की नीति बदलकर हाँ बन चुकी है और यही है भारतीय सेना की जीत और पाकिस्तान के झूठ की हार। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। आज की इन बड़ी खबरों ने दुनिया का मूड साफ कर दिया है। कहीं अल्टीमेटम है तो कहीं कूटनीति, कहीं झूठ बेनकाब हो रहा है, कहीं इतिहास खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात साफ है, सच देर से सही सामने जरूर आता है और तब आता है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा दम रखता है। इजाज़त दीजिए, हम कल फिर मिलेंगे इन्हीं सवालों के साथ और तथ्यों की सबसे तेज ग्लोबल फ्रंटलाइन पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।